अमरीकी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के एडिटर शशांक जोशी ने कहा है कि अगर पाक फजाइया ने भारतीय तैयारे मार गिराए हैं तो इंडियन एयरफोर्स का बहुत भारी नुकसान है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में शशांक जोशी ने उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से कन्वेंशन भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फजल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन, उनको कल रात नींद नहीं आई और हमारे जो दोस्त भाई खा, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं बड़े अदब से अर्ज करूंगा, ये मौजूद ऐवान है, यहाँ पर ज़ोमा कराम बैठे हैं, लीडर्स बैठे हैं, बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ फरमाए, इधर हमारे पीटीआई के इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त भाई और बहनें बैठे हैं, JUI के हमारे साथी बैठे हैं और तमाम दर्जा बरदर तमाम पार्टीज यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे MQM के साथी बैठे हैं और तमाम हमारी बहनें और भाई बैठे हैं। अभी एक शहीद का जनाजा है इस्लामाबाद में, सदर पाकिस्तान ने भी वहां पर पहुंचना है और सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर साहब ने पहुंचना और मैंने भी इस जनाजे में शिरकत करनी है ताकि शहीद की रूह के साथ उनके खानदान को और पूरी दुनिया को पता चल सके कि पाकिस्तान के अवाम अपने शहीदों, जिन्होंने अपने खून के साथ पाकिस्तान की आबियारी की है और जिन्होंने पाकिस्तान की सरहदों की खुद हिफाजत की, अपनी जान को हथेली पर रखकर अपने बच्चों को यतीम कर गए, लाखों बच्चों को वो यतीम होने से बचा गए, लाखों माओं को बेवा होने से बचा गए। जनाब स्पीकर, आज वक्त था कि हम इन सिपाहसालारों को, इन सिपाहियों को, इन अफसरों को, इनको सलाम पेश करें कि ये पाकिस्तान के हीरोज हैं। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं वक्त की किल्लत की वजह से मैं फिर इंशाअल्लाह बात करूं, लेकिन एक बात मुझे कहनी आपकी तोसत से इस मौजूद ऐवान की खिदमत में। ये कल का जो वाकया जो हुआ, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अजीम फतह अता फरमाई, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह थी कि इंतहाई आला पाए की तैयारी, प्रोफेशनलिज्म, जज्बा कुर्बानी, हुब्बुल वतनी, उस जज्बे से सरचार फौज, बहरी फौज, हवाई फौज के सिपहसालार अफसर सिपाही यकजां दो कालिब थे। दिन रात मुशावरत की उन्होंने और प्लानिंग की। मैं तफसील में नहीं जान चाहता, ये 5 जहाज परचम ऊंचा रहे, मेरा मुल्क सलामत रहे तो सियासत भी होगी, आपस में लड़ाइयां भी होगी, किसी बात पे इत्तफाक भी होगा। आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दिल बड़ा करके सिर्फ पाकिस्तान की खातिर यहाँ पे आज आई हुई है, क्योंकि यह मुल्क हमारा है। आज हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है, आज हमारी कोई अना नहीं है, आज हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बात करेंगे। बुज़दिल भारत की ये फितरत है कि जो कुछ भी वहां पे होता है, जो कुछ भी उसका फेलियर होता है, वो उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाता है और इसको आदत है कि ये रात के अंधेरे में हमला करता है हमारी मसाजिद के ऊपर, हमारी मदारिस के ऊपर, हमारी सिविलियंस के ऊपर, बेगुनाह शहरियों के ऊपर और हमारे वाटर रिसोर्सेज के ऊपर जो उसने हमला किया। ये दुनिया को हमें बताना पड़ेगा। और स्पीकर साहब, जवाबी कार्रवाई का पाकिस्तान हक रखता है और जो कल एयर डिफेंस में एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से हुई, हम उसको शाबाशी भी देते हैं और उसके ऊपर हम फख्र भी करते हैं।
स्पीकर साहब, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। 80,000 से ज्यादा हमारे लोग वॉर और टेरर के अंदर पाकिस्तान के लोग जो है वो शहीद हुए, हमने कुर्बानियां दी। उसके बाद जब भी इंडिया एडवेंचर करता है, जब भी मोदी की वो आरएसएस की हिंदुत्व जो उसके जहन के ऊपर सवार होती है, वो हर वाकये का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा देता है। तो स्पीकर साहब, ऐसे मौका के ऊपर जब पुलगाम का वाकया पाकिस्तान ने नहीं किया और अंधाधुन इंडिया ने उसका इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया, और उसके बाद रात को कल उन्होंने बुज़दिलाना हमला भी पाकिस्तान के ऊपर कर दिया और इंडस वाटर ट्रीटी को भी उन्होंने खत्म कर दिया। मैं समझती हूं कि पहला पॉइंट हमारा इस वक्त यह होना चाहिए कि हमें अपने डिप्लोमेटिक जितने भी फोरम हैं, इस वक्त मेरे ख्याल में यहां पे फॉरेन मिनिस्टर साहब और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, हमें वर्ल्ड बैंक को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का जो है वो जो उस वक्त ये पास हुआ था उसकी जो गारंटी थी वो वर्ल्ड बैंक ने दी है। हमें वर्ल्ड बैंक से जाके बात करनी चाहिए कि आपने ये इंश्योरिटी कराई थी या आपने ये गारंटी दी थी, पाकिस्तान ने अपने हिस्से का पास रखा लेकिन इंडिया ने उसको तोड़ा, तो हमें जो है इसको शक्लें देखिए जैसे पकड़ के किसी ने मुंह पे थप्पड़ मारा हो। ये इनके चेहरे इसलिए क्यों हैं क्योंकि कौम इनके पीछे नहीं खड़ी। बात ये नहीं कि इंडियन एयरफोर्स ने अटैक करा है, इंडियन आर्मी बैंड बजा रही है, क्योंकि इनका जो असल में लीडर है वो जेल में है। मैं आपको सच बात बताऊं, अच्छा, हाँ देखिए, आपको लड़ाई की युद्ध के वक्त आपको एक इंस्पिरेशनल लीडर चाहिए जो खड़ा हो जाए। हार जीत एक बात है, वो छोड़िए मारिए गोली हार जीत को। एक कौम जो है वो एक लीडर के पीछे खड़ी होती है और ये कहती है कि हम आपके पीछे खड़े हैं, अब अच्छा होगा बुरा होगा कोई बात नहीं। वो जो लीडर है वो जेल में है, जेल। और ये शहबाज शरीफ है, ये इंसान फेक लीडर है, बहरूपिया है, ये फॉर्म 47 की पैदाइश है, ये धांधली से आया है। और ये देखिए शक्लें देखिए, ये जो सारे जनरल देख रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ, इन सब ने इतनी संपत्ति बनाई है कि सबके विदेशों में बंगले हैं, सब भाग भाग कर विदेशों में सेटल हो गए, परिवार को सेटल कर दिया है। अब सोचिए भारत के जो आर्मी चीफ होते हैं वो सरकारी क्वार्टर में रहते हैं और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद नॉर्मल सामान्य जिंदगी बिताते हैं। पाकिस्तान के जनरल्स देखिए, ये परवेज मुशर्रफ विदेश में ही रहे, विदेश में ही मौत हुई, पाकिस्तान में जब तक तख्ता पलट के बाद रहे, फिर विदेश भाग गए, फिर आए और फिर भागकर विदेश में ही सेटल हो गए। तो देखिए जरा पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, आर्मी चीफ हैं, ये क्या करते हैं, कैसे इतना पैसा कमाते हैं। आतंकवाद के जरिए भी इनका पैसा कमाने का पूरा स्ट्रक्चर है। पाक सेना प्रमुख की सैलरी सोचिए 3 लाख के करीब होती है सिर्फ। इसके अलावा लग्जरी गाड़ियां, आलीशान बंगला मिलता है इन्हें, रिटायरमेंट होने पर पाकिस्तान सरकार पेंशन भी दे देती है। हालांकि पाकिस्तान में सेना प्रमुख अरबों रुपए कमाते हैं। मुनीर की जो संपत्ति है लगभग 6 करोड़ 77 लाख सिर्फ बताई जाती है। संपत्ति का वास्तविक आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 2022 में जब कमर जावेद बाजवा रिटायर हुए तब उनके पास पाक से बाहर 3,800 करोड़ की संपत्ति थी। सोचिए लगभग 4,000 करोड़ की संपत्ति बाजवा की। 2016 में सेना प्रमुख बनने के दौरान यह संपत्ति शून्य थी। जब सेना प्रमुख बने तो जीरो था। पाकिस्तान सेना गोली के साथ करीब 100 कारोबार चलाती है। इनमें सीमेंट का धंधा, खाद से लेकर मीट तक का बिजनेस आर्मी करती है। इसके अलावा पाक सेना जमीनों का कारोबार करती है। इन कारोबार से पाक सेना की 1.5 लाख करोड़ की कमाई होती है और इन्हीं कारोबार में खेल करके सेना प्रमुख करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। और क्योंकि सेना प्रमुख कंपनियों के सीईओ की तरह काम करते हैं, 1947 से अब तक पाक में 72 सैन्य अफसर सस्पेंड किए जा चुके हैं। इमरान खान की सत्ता में भी 6 अधिकारियों की जांच की गई थी, तब ऑडिट के दौरान कारोबार में 2500 करोड़ का घोटाला मिला। पाक सेना प्रमुख पर कारोबार में ऐसे ही घोटालों के आरोप लगते हैं। अब आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तानी जनरल्स का जरा बैलेंस शीट देखिए, उनके प्रॉपर्टी और संपत्ति की स्थिति देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। ये सब कारोबार करते हैं पाकिस्तान में, लूटते हैं पाक के लोगों को और उसके बाद भाग जाते हैं। सबसे पहले परवेज मुशर्रफ देखिए। परवेज मुशर्रफ सेना प्रमुख रहते, नवाज को हटाकर राष्ट्रपति बन गए। 2008 में इस्तीफे के बाद पाक छोड़कर दुबई से लंदन चले गए, दुबई लंदन। 2016 में दुबई गए, फिर 2023 में वहीं उनकी मौत हो गई। अगला नाम है अशफाक परवेज कियानी। कियानी 2007 से 13 तक पाकिस्तान में सेना प्रमुख रहे। पाकिस्तान में रिटायर हुए तो ऑस्ट्रेलिया रहने चले गए। दावा तो यहां तक हुआ कि उन्होंने एक दुबई समेत कई देशों में आलीशान घर बनाने के दावे। कुछ दिन पहले फ्रांस में पत्नी के साथ छुट्टी मनाते नजर आए। दावा यह भी हुआ कि वो यूरोपीय देश मोनाको में शिफ्ट हो गए। अब नाम मुनीर का। पहलगाम हमले के बाद मुनीर से ने भी अपने परिवार को विदेश भेज दिया है। प्राइवेट जेट से परिवार को अमेरिका भेजने का दावा हुआ था। हालांकि उन्होंने परिवार को कहां भेजा है ये स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि ये जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं, आर्मी चीफ हैं, ये कैसे अकूत दौलत कमाते हैं आतंक के नाम पर अलग अलग धंधे करके, और आवाम वहां पिसती और पिटती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं
ब्रिगेडियर रंजन साहब जुड़ रहे हैं। सर, मेरा सवाल यह है कि हमारे यहां सेना के लोग हों, वो एक सामान्य जिंदगी जीते हैं, पूरी जिंदगी आर्मी में देश की सेवा, उसके बाद नॉर्मल लाइफ, लेकिन पाकिस्तान में ये जो आर्मी वाले अफसर हैं ये खूब लूटते हैं और उसके बाद विदेशों में सेटल हो जाते हैं। भारत में एक आर्मी ऑफिसर हम जैसा रिटायर होके आम जिंदगी गुजारता है जैसे बाकी लोग हैं। पाकिस्तान में दूसरी तरफ खासकर उनके सीनियर ऑफिसर्स ना सिर्फ बाहर सेटल होते हैं, भाई बाहर बड़े बड़े मॉल खोलते हैं, फूड चेन्स खोलते हैं। ये सारा वो हाइब्रिड, अभी तक हमने हाइब्रिड वॉर सुना था, पर पाकिस्तान में तो ना हाइब्रिड पॉलिटिकल सिस्टम है जहां हमेशा सिलेक्टेड इलेक्टेड के ऊपर भारी पड़ता है। तो उस सिस्टम के अंदर अनकाउंटेड पावर है। पूरे पाकिस्तान का बजट कम हो जाए, उनकी मिलिट्री का बजट कम नहीं हो सकता, तो और उसमें से ज्यादा हिस्सा ये आपस में बांट लेते हैं। यही कारण है कि वहां मिलिट्री सर्विस इतनी अट्रैक्टिव है। ये जो कामाकाजी ड्रोन आप देख रहे हैं ये पोलैंड का बना हुआ है। टारगेट जो था उनका वो बेसिक हेल्थ यूनिट और प्राइमरी स्कूल था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट के इलाका कोटली लोहारा में मौजूदा में, जहाँ पर मकार भारत ने रात को यहाँ पर 3 ड्रोन के साथ हमला किया जो हमारी पाक आर्मी ने मार गिराए। हमारे साथ इस वक्त आर्मी ऑफिसर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या बताना है इस मतलब। जी, जिस तरह से आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि रात के अंधेरे में तकरीबन 1:15 बजे के टाइम एनिमी ने, दुश्मन ने कोशिश की थी कि हमारी सिविल आबादी को निशाना बनाना चाहा। चूँकि इस एरिया के अप्रॉक्सीमेटी में कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन मौजूद नहीं है, तो टारगेट जो था उनका वो बेसिक हेल्थ यूनिट और प्राइमरी स्कूल था। चूँकि हमारी अफवाज अलर्ट थी ऑलरेडी, तो इस ड्रोन्स को, जो कि 3 ड्रोन ने कोशिश की थी यहाँ मारने की, उनको कामयाबी से मार गिराया गया है, जो कि आबादी के साथ ही खेतों के अंदर पड़े हुए हैं। ये हमारे साथ एक और आर्मी ऑफिसर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये किस ताकत का बना है और ये अगर नुकसान पहुँचाता है, यहाँ गिरता है तो क्या नुकसान होता है। ये जो आप इस वक्त ड्रोन देख रहे हैं इसको कामाकाजी ड्रोन कहते हैं और ये अपने साथ हाई एक्सप्लोजिव चार्ज लेके ये उड़ता है और ये अपने हदफ की तरफ बढ़ता है। और जब ये अपने हदफ की प्रॉक्सिमिटी में आता है तो ये अपने हदफ को निशाना बना लेता है। लेकिन हमारे जवानों की मुस्तैदी थी कि उन्होंने जो है इसको बर वक्त निशाना बना लिया और ये जो है खेतों में आके गिर गया। इसका नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। आप देख सकते हैं आगे पीछे काफ़ी ज़्यादा बिल्डअप एरिया है, घर हैं, स्कूल है, डिस्पेंसरी है। तो ये जो कामाकाजी ड्रोन आप देख रहे हैं ये पोलैंड का बना हुआ है। अच्छा, ये इनका बेसिक इनका टारगेट क्या था? ये जो बेसिक टारगेट था, यहाँ पे जो एलिमेंट्री स्कूल था बच्चियों का, ये असल में टारगेट उनका वो था जो कि हमारे जवानों की मुस्तैदी की वजह से वो बर वक्त निशाना बन गया और ये जो है खेतों में आगे गिर गया। जी, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो जो ड्रोन हमारी पाक आर्मी ने गिराए हैं तो वो ये देख सकते हैं, ये ड्रोन है जिनको उन्होंने नकारा बना दिया है। तो पाक आर्मी जब ऑफिसर से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि अगर ये इनका जो बेसिकल हेल्थ था, जो नुकसान पहुंचाना था वो था, एक प्राइमरी स्कूल था और एक हेल्थ सेंटर था। जी।